हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट डेली न्यूज़ विद मी आज हम 6 नवंबर 2025 का करेंगे कंटिन्यू। एंड पहली न्यूज़ तो कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ माइती ने अनवील किया इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस। हमें कैसे गवर्नेंस को एआई गवर्नेंस में रूल आउट करना चाहिए। It is a comprehensive framework to ensure safe, inclusive and responsible AI adoption across various sectors. Okay, तो इसके 6 पिलर्स हैं। 7 गाइडलाइंस सूत्रास फॉर एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल ए आईज एंड 6 पिलर्स। ओके, पहले 6 पिलर्स देख लेते हैं कि एनेबलमेंट होना चाहिए। एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स की कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पास, जिसमें 3 मेन डोमेन्स है। रेगुलेशन, और ये 6 पिलर्स हैं इसके। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉलिसी रेगुलेशन, रिस्क मिटिगेशन, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस। ये 6 पिलर्स हैं अंडर एनेबलमेंट, रेगुलेशन, ओवरसाइट। एनेबलमेंट मतलब एटलीस्ट जब एआई आए तो एआई रहने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग रहनी चाहिए। रेगुलेशन, और जब एआई रहे तो उसको पॉलिसी वाइज रेगुलेट करना चाहिए सो दैट रिस्क कम हो। ओवरसाइट यानी जो भी पॉलिसीज लाया गया है, हाउ अकाउंटेबल इट इज़, इंस्टीट्यूशंस कैसे रहेंगे। नाउ टाइमलाइंस फॉर एक्शन प्लान। एक तो है शॉर्ट स्पेसिफिक एग्जांपल, डेवलपिंग इंडिया स्पेसिफिक रिस्क फ्रेमवर्क, डेवलपिंग क्लियर लाइबिलिटी रिजीम्स। मीडियम, एक्सपांडिंग इंटीग्रेशन डीपीआई विद एआई। लॉन्ग टर्म वुड बी ड्राफ्टिंग न्यू लॉज। ओके, इसमें कौन से इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क गाइडलाइंस है। हाई लेवल बॉडी एआई गवर्नेंस, आई एम जस्ट रीडिंग इट बिकॉज इवन यू गाइज नो दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सिर्फ मेंस के लिए अगर आएगा तो माइटी हैव अनवील एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर एनेबलमेंट, रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। यही आपको लिखना है, एग्जैक्टली यही। और यू कुड राइट दिस 7 guiding principles for ethical and responsible AI, that there should be a trust in the foundation, then there should be people's trust, innovation over restraint, fairness and equity, accountability, अंडरस्टैंडेबल, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ये सब तो आना ही चाहिए। इनोवेशन होना ही चाहिए, ओवर रिस्ट्रेंट ताकि रिसर्च बूस्ट हो। सेफ्टी एंड रेजिलियंस, ट्रस्ट इन द फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। एडवाइजरी बॉडीज़ में नीति आयोग है। सेक्टोरल रेगुलेटर्स इसमें ये है। नाउ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्रीज एंड देख लो एक बार, क्रिएट अ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म टू एनेबल रिपोर्टिंग एआई। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। की एस्पेक्ट एंड 7 गाइडलाइंस। मेंस के लिए लेना है तो ले लो इसको। Now next will be G20 report releases a report on global inequality. This is very mean specific and new data भी हो जाएगा आपके पास। तो इनकम कितनी होगी। 83% ऑफ कंट्रीज़ हैव हाई इनकम इनक्वालिटी। ठीक है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 100 कंट्री हैं तो 100 कंट्री में से मतलब 100% कंट्रीज़ में से 83% ऑफ कंट्री के पास हाई इनकम इनक्वालिटी है। दैट इज़ गिनीफिशियंट 0.4 से ऊपर है। 0.4 से गिनीफिशियंट और कोएफिशिएंट ऊपर होता है यानी हाई इनक्वालिटी स्टेटस में। अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स 83% ऑफ कंट्रीज है तो 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन तो होल्ड ही करेंगी। और वेल्थ कितना है। द रिचेस्ट वन कैप्चर्ड 41% ऑफ ऑल न्यू वेल्थ। न्यू डेटा इन न्यू नहीं है, मतलब 40% हम लिखते थे, आज से हम 41 लिख देंगे। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ 1% बीइंग कैप्चर्ड बाय द बॉटम 50%। 1% कैरी करता है 41% ऑफ वेल्थ, और नीचे का 1% क्या, नीचे का 1% और नीचे के जो 50% है वो सिर्फ 1% वेल्थ कैरी करता है। 1% कैरी 41% ऑफ द वेल्थ एंड बॉटम 50% कैरी ओनली 1% ऑफ द वेल्थ। इन इंडिया टॉप 1% हैज़ ग्रोन देयर शेयर ऑफ वेल्थ बाय 62%। हम वर्ल्ड ओवर की क्या बात कर रहे हैं कि 41% ऑफ वेल्थ ये होल्ड करता है and bottom 50% only 1% being, but in India the top 1% has grown share of wealth by 62%। ठीक है, ये कैसे हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनक्वालिटी पहले क्या होता है देख लो। इनक्वालिटी आने से क्या होता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है। इनक्वालिटी अंडरमाइंस एंड फ्यूल्स ऑथरिनेरिज्म, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही पॉलिटिकली राइज भी करता है और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट रिजीम का आउट करता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, स्लो ग्रोथ हो जाती है, पॉवर्टी रिडक्शन हो जाता है। पॉवर्टी रिडक्शन में हिंड्रेंस पैदा करता है, यानी कम पॉवर्टी करने जाओ तो उसमें हिंड्रेंस होता है और पॉवर्टी कर देता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वर्स्ट क्लाइमेट कंडीशन हिट्स पुअर मोस्ट द हार्डेस्ट।
सोसाइटल इम्पैक्ट, रिड्यूस सोशल मोबिलिटी। ऑफ कोर्स गरीब कभी अमीर नहीं बन पाएगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, स्टेबिलिटी उसमें रहेगा, ना कि सोशल मोबिलिटी मतलब एक गरीब अमीर बने, अमीर और अमीर बने, ये मोबिलिटी होती है एक बार। नाउ ड्राइवर्स फॉर इनइक्वालिटी, व्हाट आर द पॉलिसीज विच लेड टू इनइक्वालिटी? Deregulation of financial and labor markets, okay, weakening of competition policies, shift towards progressive taxation, growth of monopoly power, increase corporate owners, तभी तो आज इंडिया में 1% 62% ऑफ वेल्थ होल्ड करता है। जनरेशनल पॉवर्टी, income setting, great mobility of capital across borders and new technology used in production has lowered bargaining power of less skilled workers, है ना, कि जो आज प्रोडक्शन में हम देखते हैं जितनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है वो स्किल्ड वर्कर्स, लेस स्किल्ड वर्कर्स को हार्म कर रही है, बिकॉज दे आर अनएबल टू हायर देम, क्योंकि मशीन करके दे रही है, तो ये भी है। फिर मोनोपली हो रही है, एक कॉरपोरेट का ही राइज हुए जा रहा है। फिर न्यू लिबरल पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं कि जो लेबर मार्केट में हार्म आउट करती है। इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिकल पावर एलाइट्स, ऑफ कोर्स ये हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ हाई इनइक्वालिटी, ऑलरेडी हमारा बैड इनइक्वालिटी कंडीशन था, राइट। रिकमेंडेशन क्या है? इंटरनेशनल पैनल ऑन इनइक्वालिटी टू प्रोवाइड ट्रेंड्स, ड्राइवर्स एंड इम्पैक्ट, इम्प्लीमेंटिंग मोर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, है ना, थ्रू अ ग्लोबल, यानी अल्ट्रा रिच सेक्शंस पे हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना चाहिए, यानी जितने ज़्यादा अमीर है उसको टैक्स ज़्यादा भरना चाहिए, ना कि सेम सीलिंग के अंदर। रीराइटिंग आईपी रूल्स, आईपी रूल्स यानी इनइक्वालिटी, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रूल्स, ठीक है। और इसके तहत क्या करना चाहिए? टू इंक्लूड कंपलसरी लाइसेंसेस वेवर्स फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़। व्हाट इज़ दिस? कि कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है कि जैसे कि कोई दवाई बनाने वाली फैक्ट्री, उसने रिसर्च किया तो उसको बोला जाएगा कि आप कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू अपने जो रिसर्च है या फिर ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ ना, जो रिसर्च है वो दे दो, ताकि जो दवाइयों वाला सेक्टर है तो वो और सस्ते में हो जाए और सबको हेल्प हो जाए, और ये दवाइयाँ सबकी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, ताकि वो एक कंपनी से फ़ायदा ना हो। इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस, ठीक है, ऑफ हाई एसेंशियल सर्विसेज। तो रिकमेंडेशन क्या क्या है? ग्लोबल टैक्सेशन लगाओ, फिर कंपलसरी लाइसेंसिंग को वेवर आउट करो फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे करो, फिर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी आने से क्या पॉलिटिकल लेवल पे क्या देखते हैं हम? हाई इनइक्वालिटी अंडरमाइंस ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। इकोनॉमिक लेवल पे क्या होता है? ग्रोथ स्लो हो जाता है कंट्री का। फिर पॉवर्टी और बढ़ती जाती है। एनवायरनमेंट लेवल पे क्या? क्लाइमेट क्राइसिस और वर्सन हो जाता है, और सबसे ज़्यादा हिट करता है पुअर पीपल। रिड्यूसेस और सोसाइटी लेवल पे क्या? सोशल मोबिलिटी को हिंडर करता है, हेल्थ सेक्टर्स एंड ऑल। एंड इसमें हमने क्या देखा? फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट है? G20 रिपोर्ट। G20 रिलीजेस ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट ना। 1% ऑफ रिच, ऑलमोस्ट 83% ऑफ कंट्री हाई इनकम इनइक्वालिटी पे आ गई है। 90% ऑफ पॉपुलेशन करता है होल्ड, और वेल्थ कितना है? 1% कैरी करता है 41% ऑफ वेल्थ, एंड द बॉटम 50% कैरी 1% ऑफ द वेल्थ, ओके, ओनली 1% ऑफ द वेल्थ। एंड इन इंडिया टॉप 1% तो कैरी 62% ऑफ द वेल्थ, जो कि ग्लोबल से भी हाई है, राइट। 1 सेकेंड, ये डेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप हमेशा पुराने वाले ही डिटेल्स को लिखते होगे, अब थोड़ा नया बढ़ जाओ। सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एक्सटेंसिव क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, देख लो इंडिया का फर्स्ट एक्सटेंसिव क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। स्टार्टअप QNU लैब्स सपोर्टेड बाय नेशनल क्वांटम मिशन सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एक्सटेंसिव। सॉरी, वॉइस में कुछ ग्लिच आ गई थी, आई गेस सो। इट इन्वॉल्व अ नेटवर्क डिप्लॉयड ओवर successfully demonstrated India's first extensive QD network spanning over 500 kilometer. ये छोड़ो, what is quantum key distribution? Leverages the principle of quantum mechanics to ensure secure distribution over the encryption of keys, ठीक है, in the fields of physics that explain how extremely small objects simultaneously have the characteristics of both particles एंड वेव्स। ये बता रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या देखते हैं, ये मैकेनिक्स का फील्ड में आता है कि
हर छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट्स कैसे कुछ भी प्रॉपर्टी कैरी कर सकता है। एक मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो पार्टिकल भी बनने की कैपेसिटी रखता है और वेव्स भी बनने की कैपेसिटी रखता है, यानी ट्रांसफ़र एनर्जी करने की कैपेसिटी भी रखता है। ठीक है, इज़ अ QKD क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्वांटम क्रिप्शन का quantum key distribution has been deployed through different mediums, optical fiber, free space and through satellites, because ये छोटी से छोटी particles carry out करते हैं ना सारे waves, distributions of energies and all, ये सारी चीज़ें इनका इसीलिए quantum computing बहुत important है। quantum random number generator systems in package, its first quantum security chip। ठीक है, 25 qubit, ये देख लो, it is first quantum computing chip developed by started 25 qubit QPU क्या है, India's first quantum computing chip। this is important, ये नाम देख लो, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कार्ड थे हम 19th ईयर पे। आई थिंक आज न्यूज़ टुडे में बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे हम। नेक्स्ट कार रेवोल्यूशनरी कैंसर ट्रीटमेंट विद अफोर्डेबल इनोवेशन एंड एनहांस पेशेंट सफिया, हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देख रहे हैं। नेक्स्ट कार 19 क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अब बेटर सेफ्टी थेरेपी है। देख लो, पहले इधर देख लो, हाउ कार टी वर्क्स। तो पहले blood is drawn from the patient and extract a type of white blood cells the body's natural disease destroyer called T cells। ठीक है, a type of white blood cells में जो T cells आते हैं उसको extract करते हैं। The T cells are genetically engineered in laboratory proteins by CARs, chimeric antigen receptors। वो जो वाइट ब्लड सेल्स में से हमने टी सेल्स निकाला उसको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर, उसको हम कार्स में डालकर प्रोटीन्स में जो कार्स प्रोटीन है उसके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं लैब्स में। दिस कार्स एंड टी सेल्स, देखो, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स एंड टी सेल्स, इन दोनों को हमने मिलाया। अब ये जो मिलाकर हमने इनको कैंसर सेल्स को हमने देखा कि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये लोग कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो द कार टी सेल्स आर मल्टीप्लाइड इन लैबोरेटरी, और यही एक बार जैसे हमने एक इंसान से टी सेल्स लिया, उसको कार्स के साथ इन्फ्यूज़ किया, अब ये कार टी सेल्स बन गए। अब इसको हमने और मल्टीप्लाई किया यानी और बनाया, इसी एक सेल्स से कर के हमने बहुत सारे बनाए, और हमने इसका क्या इफ़ेक्ट देखा है, और फिर हमने कैंसर पेशेंट को दे दिया। कैंसर पेशेंट को देने के बाद हमने देखा कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। तो कार टी सेल्स, और ये कौन सी कार टी सेल्स हमने बनाई है, नेक्स्ट कार 19 थेरेपी वॉज डेवलप्ड फॉर बी सेल ब्लड कैंसर बाय इम्यूनो ACT, अ कंपनी इनक्यूबेट IIT। ठीक है, टाटा मेमोरियल और IIT बॉम्बे के सपोर्ट से ये बना है। ठीक है, नेक्स्ट कार इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट, और इसको CDSCO से ऑथराइजेशन भी मिल गया है। व्हाट इज़ कार टी सेल थेरेपी, इट मॉडिफाइज इम्यून सेल्स, है ना, इम्यून सेल को मॉडिफाई करता है, स्पेशली टी सेल्स बाय टर्निंग देम इनटू पोटेंट कैंसर फाइटर्स। ये कार टी सेल्स कैंसर फाइटर सेल्स ही हो गए ना, ये इम्यून सिस्टम को बेटर आउट करता है। टी सेल्स आर स्पेशल सेल्स टाइप्स ऑफ टी सेल्स क्या होते हैं, हम WBC से उठाते हैं, यही बोल रहा है ये, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं किलिंग अदर सेल्स। दिस ट्रीटमेंट इज़ डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, कौन से टाइप ऑफ ब्लड कैंसर्स के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, B सेल ब्लड कैंसर। ठीक है, कौन से टाइप ऑफ B सेल ब्लड कैंसर। ओके, बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हो जाता है, एग्रेसिव कीमोथेरेपी के बजाय हम कार टी सेल्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। परसिस्ट इन द बॉडी ऑफरिंग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर रिलैप्स, एटलीस्ट रिलैप्स वापस नहीं आता और बड़े लंबे टाइम बाद शायद आ सकता है। अब तो बना ही है, लेट्स सी और क्या क्या हो सकता है। थेरेपी फॉर वन कैंसर वोंट वर्क फॉर अनदर टाइप ऑफ कैंसर, ये देख लो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट आई वुड से कि अगर कार टी सेल्स एक टाइप ऑफ कैंसर पेशेंट को ये थेरेपी काम कर गई, डजंट मीन कि ये थेरेपी सब पे भी काम करेगी। बट हमने देखना है नेक्स्ट कार 19
नेक्स्ट CAR-19 डेवलप्ड किया गया है किसके बाय इम्यूनो ACT, ठीक है। IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल के थ्रू और CDSO ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। UN रेसेस कंसर्न रिगार्डिंग न्यूरो टेक्नोलॉजी। लेट्स सी न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है, एनकम्पासेस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कैसे, हमारा ब्रेन, सॉफ्टवेयर of course that directly measures, access, monitor, analyze and predict or modulate the nervous system to understand, influence, restore, ठीक है। In recent time the integration of AI with neuroscience can key impact aspects of human brain including reasoning, learning, perception। ये क्या बोल रहा है कि हम अपने ब्रेन को AI के साथ मिला के हम और बेटर तरीके से रीजनिंग, लर्निंग, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। पर कंसर्न क्या गई कि मेंटल इंटेग्रिटी। ऑफ कोर्स यार, अनलाइक मैनी अदर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इनके डायरेक्टली एक्सेस एंड मैनिपुलेट एंड इमुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। वी हैव नो आइडिया कि ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन्स को कैसा करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ वन सेंस ऑफ सेल्फ कंप्राइजेज फ्रीडम ऑफ थॉट। जैसे कि वो टेक्नोलॉजी, वो AI ही हमारे ब्रेन को कभी कंट्रोल ना करने लग जाए और हमारे न्यूरल नेटवर्क्स काम ही ना करें, ठीक है। कॉपरेशन माइट एक्सप्लॉइट न्यूरल डेटा। मैंने कहा था ना, अपने डेटा को एक्सप्लॉइट कर देगा AI डेटा कलेक्टेड थ्रू न्यूरो टेक्नोलॉजी डिवाइसेस ऑफ टारगेटेड। क्या पता हम AI टेक्नोलॉजी करके हमारे ब्रेन को, एक आपने अगर फिल्म देखा होगा बहुत पहले आई थी ऑफ विवेक ओबराय, उसमें ना चिप्स कंट्रोल कर रही थी उसके ब्रेन के डेटास को। द सेम फिल्म्स कैन बी यूज्ड ओवर हियर, यू कैन राइट फिल्म्स एक्चुअली। तो वो चिप्स की मदद से उसकी मेमोरी आ जा रही थी, चिप को निकाल दिया, उसकी मेमोरी पूरी चली गई एंड अ न्यू मेमोरी वॉज बीन मॉडिफाइड। सेम चीज़। और आप ये लिख सकते हो कि UN ऑल्सो रेजेस कंसर्न अबाउट न्यूरो टेक्नोलॉजी दैट इट कुड एग्जाम्प्लीफाइड आवर ब्रेन न्यूरो डेटाज, ब्रेन डेटा। देखो, PRS ने रिसर्च रिलीज़ किए स्टेट फाइनेंसेस 2025। हमें भी पता है कि स्टेट फाइनेंसेस कितनी कम मिलती है और कैसे मिलती है। तो देखो इसका कमिटेड क्या है, इसने बोला क्या है, स्टेट स्पेंड 62% ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड। जो पैसा आया रहता है स्टेट का, उसमें से 62% ऑन सैलरीज, पेंशन एंड इंटरेस्ट सब्सिडीज़। तो खर्चा कितना ही कर रही है, जितना भी खर्चा कर रही है उसमें से सरकार को मतलब थोड़ा देना भी पड़ता है, फिर भरना भी पड़ता है जितना लोन दिया रहता है। मतलब वो 48% ही सारा कर रही है। लोअर GST रेवेन्यू, और प्लस वो रेवेन्यू रिसीप्ट का 62% खर्चा कर रही है ऑन यही बांटने में, सैलरीज, पेंशन बांटने में। और रेवेन्यू भी जो GST से आता है वो भी हमने देखा है 6.5% ऑफ GDP से कम होकर 5.5% ही कलेक्ट कर पाई है। वीकर देन ओन टैक्स कैपेसिटी, जितनी टैक्स कैपेसिटी है उससे कम ही हो गई है, 6.5 से 5.5%, पूरा 1% कम होना। 15 फाइनेंस कमीशन हैड एस्टिमेटेड अ लॉन्ग टर्म रेशियो ऑफ 6-7%। जबकि 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है कि अगर कोई स्टेट चाहे तो 7% ऑफ रेवेन्यू GST का कलेक्ट कर सकती है, बट हमने ये रिडक्शन देखा है। यूनाइटेड ट्रांसफ़र फेल टू, अब जो ट्रांसफ़र्स करती है स्टेट्स, वो गिर गया है टू 64%, रिड्यूसिंग स्टेट फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़। अगेन स्टेट अपने 62% ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड सैलरी, पेंशन देने में ख़त्म कर देती है। और जो GST जितना कलेक्ट कर सकती थी वो जो 7% है अकॉर्डिंग टू 15 फाइनेंस कमीशन, बट वो गिर के 5.5 % पे आ गया, 6.5% से, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र्स करती है उसका तो और गिरावट हो गया है, और ऑफकोर्स 48% में से वो 64% ही दे पाती है। और डेट कितना है, आउटस्टैंडिंग डेट भी है 27.5% ऑफ GDP, तो आउटस्टैंडिंग डेट भी है। जो कि FRBM ने क्या क्या कहा था कि 20% ऑफ स्टेट डेप्ट हो सकता है। ओनली गुजरात, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, गॉम, गुजरात और महाराष्ट्र जो बगल बगल में, उसी के बगल में उड़ीसा भी है। ऊपर नीचे गुजरात, महाराष्ट्र और बगल में उड़ीसा, यही है जो कि 20% ऑफ बेंचमार्क को अभी तक होल्ड किया है, यानी उनका जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो 20% से कम है, ठीक है। और इंटरेस्ट कॉस्ट क्रू 10% एनुअली, ठीक है। अनइंटेंशनल
कैश ट्रांसफ़र फॉर वुमेन लेड टू फिजिकल प्रेशर। देख लो, द नंबर ऑफ स्टेट्स प्रोवाइडिंग, जितना हम, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो कैश ट्रांसफ़र्स हम देते हैं वुमेन को, उसकी वजह वो फालतू का भी देते रहते हैं, ट्रेड अनकंडीशनल देते हैं, फालतू का नहीं देते, इट्स लाइक अनकंडीशनल बेनिफिट्स। तो पहचानो, अगर वो वर्किंग वुमेन है, वाई शुड वी गिव देम। पर कैपिटा इनकम गैप्स बिटवीन स्टेट्स हैव इंक्रीज्ड, है ना। जो इनकम गैप्स है, जैसे कि बिहार, उधर की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, और वहीं केरला चले जाओ, वहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। गोवा चले जाओ, वहाँ की पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है, और ये गैप और बढ़ते जा रहा है हमें, ठीक है। तो इसके लिए तो अगेन आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेन कि 62% ऑफ रेवेन्यू रिसीव सारा सैलरीज पेंशन्स पे जाता है। फिर हमने ये देखा कि 7% ऑफ जीडीपी कलेक्ट कर सकती थी, जीएसटी कलेक्ट कर सकती थी अकॉर्डिंग टू 15 फाइनेंस कमीशन, बट 6.5 से गिरकर ये तो और 5.5 हो गया है। और फिर जो कैश ट्रांसफ़र देती है स्टेट, वो भी रिड्यूस हो गया अबाउट 64%। आउटस्टैंडिंग डेट, जो कि FRBM एक्ट के अकॉर्डिंग 20% होता है ऑफ जीडीपी, बट ये 27.5% का कर दी है। ओनली कॉम हैज़ मेंटेन दैट। एंड जो हाई इनकम स्टेट गैप्स होता है, पर कैपिटा इनकम गैप्स, वो और बढ़ते गया है। स्टेट मस्ट कट रेवेन्यू डेफिसिट। पहले तो स्टेट वे फॉरवर्ड क्या है, स्टेट को अपनी रेवेन्यू डेफिसिट्स को कम करनी चाहिए, बोरोविंग को घटाना चाहिए, ऑफकोर्स 27.5% से भी ऊपर है, एंड अननेसेसरी लोन्स बांटना बंद करना चाहिए। बीइंग डेट क्लोजर टू 20% का टारगेट अभी भी उनको देखना चाहिए। जीएसटी स्लैब्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू थ्रू बेटर यूज़र्स, ठीक है। कैश ट्रांसफर्स, ये सब फालतू चीज़ें कम करना चाहिए। कैश ट्रांसफ़र इज़ नॉट फालतू, बट मिनिमम लेवल पे, द वन विच नेसेसरी इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये PRS ने दिया है, ठीक है। अब ऑल्सो न्यूज़ देख लेते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आज इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक मेंस के पर्सपेक्टिव से पहले सारे इम्पॉर्टेंट थे। ईडी क्या है कि ईडी देख लो, ईडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। असेट रिकवरी गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस इसने लॉन्च की है, ठीक है। ईडी किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ये किस लॉज के एनफोर्समेंट में मदद करता है? फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फेमा PMLA 2002, फेमा 1999 एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, इन सब लॉज के अंडर एनफोर्समेंट होता है, ठीक है। फेमा 1999, PMLA 2002 एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, ठीक है। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इतना ही याद कर लो बस। अब बाकू बेलम रोड मैप क्या है ये? to 1.3 T report released that COP30, अभी COP30 वाला, underscores the need of enhanced and predictable financial commitment from developed countries। हम चिल्ला के बोल रहे हैं सारे मीटिंग्स में कि ब्रिक्स की मीटिंग्स में, कि ब्रिक्स की नहीं, एवरी थ्रू जो भी मीटिंग्स होती है, हम बोलते रहते हैं कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ कब बताएंगी कि वो फाइनेंस कितना देंगी, और जितना भी हमने डिराइव किया था बाकूज़ में, उतना तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। तो रिपोर्ट आइडेंटिफाइज 5 एक्शन फ्रंट्स ऑन फाइनेंस। रिपोर्ट बोलता है कि एटलीस्ट 5 तरीके से फाइनेंस मिलना चाहिए: रीप्लेनिशिंग, रीबैलेंसिंग, चैनलिंग, रीवैम्पिंग एंड रीशेपिंग। 5 are to deliver to 1.3 trillion by 2035 by $300 billion being a part of the overall। हमने क्या बोला है कि एटलीस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 300 बिलियंस तक हमें $, दे दें, ठीक है। रीप्लेनिशमेंट मतलब क्या होता है? डेवलप्ड कंट्रीज़ नीड टू इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ग्रांट्स, है ना। डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपने ग्रांट्स बढ़ाने चाहिए। क्रेडिटर कंट्री होती है जैसे कि द IMF एंड मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स शाल वर्क टुगेदर, है ना। ये जो पैसे देने वाली कंट्री है, इनको भी वर्क टुगेदर करना चाहिए। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडीज़ को भी काम करना चाहिए, फंड्स को काम ओवर मल्टी डिसिप्लिनरी फंड शुड बी एलोकेटेड, जैसे क्लाइमेट में, फाइनेंशियल्स में। फिर रीवैम्पिंग, गवर्नमेंट शुड मेनस्ट्रीम क्लाइमेट, नेचर एंड जस्ट ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
बट ये 5 आवर्स याद कर लो, बट नॉट दैट नेसेसरी। इसमें भी ये दोनों भी नेसेसरी नहीं है। बट गोगा बिल, बिहार्स गोगा बिल हैज़ बीन डेजिग्नेटेड अ रामसर साइट, कब से न्यूज़ में था और फाइनली ये डेजिग्नेट हो गया है। ठीक है, इंडियाज़ 94th वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, इंडिया का 94th रामसर साइट बन गया है गोगा बिल, जो कि बिहार में है। काफ़ी न्यूज़ में था, जब बिहार पीसीएस लोग पढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा इसको पढ़े थे। गोगा बिल क्या है, लेक क्या है, ऑक्सबो लेक है इन द काठियार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, गोगा बिल कौन से रिवर से फाउंड होता है, महानंदा एंड कंकर इन द नॉर्थ एंड गंगा इन द साउथ। ओके, गंगा रिवर की ये है। इट इज़ अ फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ बिहार। क्यों वेटलैंड, वेटलैंड में क्यों ही जाना है, क्योंकि कम हो रहा होगा तो फिर इसको बचाने के लिए हम वेटलैंड साइट्स में कर देते हैं। अब देखो, अदर रीसेंट एडिशन टू रामसर साइट, 92nd कौन था, गोकुल जलाशय ऑफ बक्सर डिस्ट्रिक्ट एंड उदयपुर झील ऑफ 90, मतलब 92nd और 93rd दोनों ही बिहार के थे। गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील ऑफ वेस्टर्न चंपारण बिहार। ठीक है, और ये गोगाबिल भी है। देख लो, गोकुल जलाशय और बक्सर डिस्ट्रिक्ट 92nd एंड 93rd है। वाटर कंजर्वेशन, बांग्लादेश became the first country in South Asia to join the UN Convention on Protection and Use of Transboundary Water Use and oh my god, इंडिया ने साइन नहीं किया, पर बांग्लादेश became the first Asian country, South Asian countries, okay, to join। जो जो ट्रांस बाउंड्रीज वाटर रिवर्स होता है ना और लेक्स होते हैं, उनको कन्वेंशन करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए यूएन का कन्वेंशन है, उसको साइन किया है। ये कब साइन किया था, वाटर, इसको वाटर कन्वेंशन भी बोलते हैं। इसको अडॉप्टेड इन हेल्थ के सिन की इन 1992 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1996। ठीक है, लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, रिक्वायर्स पार्टीज़ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल रिड्यूस। चलो अच्छा है हमारे लिए भी, हमारी बगल वाली कंट्री है, बेटर साइन की एग्रीमेंट। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट क्या होता है, एलॉन ने स्टारलिंक को लॉन्च किया है। ठीक है, साइन एन एग्रीमेंट विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू डिलीवर सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी टू। तो एलॉन की जो स्टारलिंक है, जो कि बहुत सारे ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस देती है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी साइन किया है, यानी महाराष्ट्र में अब स्टारलिंक के थ्रू इंटरनेट आएगा। टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट क्या होता है, एस्ट्रोनॉट हैज़ ऑब्जर्व द बिगेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंट फ्लेयर फ्रॉम ब्लैक होल। टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट्स क्या होते हैं, व्हेन स्टार अप्रोचेज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एंड गेट वायलेंटली रिप्ड अपार्ट। क्या होते हैं, एक टाइड जैसा इवेंट हम कैसे देखते हैं, टाइड मतलब हवा, पानी एकदम ऊपर से नीचे स्प्लैश हुई। ये कैसे होता है, ये डिस्ट्रप्शन हम गैलेक्सीज़ में देखते हैं, जब कोई स्टार अप्रोच कर रहा होता है ब्लैक होल से, और वो ब्लैक होल से हिट करके दूर चला जाता है, और जब स्टार ऐसे टूटता हुआ तारा दिख रहा है इन शॉर्ट, तो वही डिस्ट्रप्शन हम बोलते हैं। ठीक है, बाली यात्रा फेस्टिवल, बाली यात्रा, प्रेसिडेंट एक्सटेंड्स ग्रीटिंग ऑन बाली यात्रा। ठीक है, बाली यात्रा फेस्टिवल क्या होता है, उड़ीसा का है। ये कब होता है, ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा में सेलिब्रेट किया जाता है। बाली यात्रा नहीं लेके जाते ये लोग, वही है। एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑफ उड़ीसा विद बाली विद ग्लोरियस मरी टाइम ट्रेडिशन ऑफ ट्रांसोनिक वोएजेस। ये हम देखते हैं, ये फेस्टिवल कब से, आई थिंक जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे भी पहले का था, कि मरी टाइम से भी, जब उस टाइम ना हवा बहती है, पानी पूरा टाइडल्स एंड ऑल ये सब हो जाता है, और शिप्स आती रहती है, बिकॉज टाइड्स आर कमिंग ना, तो शिप्स आती रहती है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लेजेंड्स ऑफ टापोई एंड रिचुअल्स लाइक भालूकुनी ओशा एंड खुदरुकुनी ओशा एंड बादा ओशा। देख लो एक बार फेस्ट जाके ये पिक्चर देख लेना अपना। प्रोजेक्ट सन कैचर देखो क्या है, गूगल लॉन्चेस प्रोजेक्ट सन कैचर टू टेस्ट AI डेटा सेंटर्स इन स्पेस। वाओ, नाइस नाइस वन। AI डेटा सेंटर्स हमें स्पेस में बनाना है, तो गूगल ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया सन कैचर। सन कहाँ पे कैच करेंगे, स्पेस में, तो इट इज़ अ AI डेटा, और क्योंकि गूगल है तो AI वाले रिलेटेड ही मैटर होंगे। तो द इनिशिएटिव एनविजन्स अ कॉन्स्टलेशन ऑफ कॉम्पैक्ट, देखते हैं यार, टू प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च बाय 2027। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गूगल ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट सन कैचर। सन कैचर किससे रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है, AI डेटा सेंटर्स पुट आउट करने के लिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। दोहा डिक्लेरेशन में क्या था, दोहा डिक्लेरेशन अडॉप्टेड अ सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट।
फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, सोशल डेवलपमेंट। पूरे वर्ल्ड में अब तक सिर्फ 2 समिट हुई हैं वर्ल्ड लेवल पे ऑन सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो दोहा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, सोशल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। फर्स्ट समिट टुक प्लेस इन कोपेनहेगन डेनमार्क 1995 में, और एक 2025 में लिया गया, ऑलमोस्ट 35 साल बाद। समिट कौन कन्वे किया है, UN जनरल असेंबली के अंडर हमने एक दोहा डिक्लेरेशन साइन किया है, वो वाला नहीं है, हाँ, सोशल डेवलपमेंट के रिलेटेड है। दोहा डिक्लेरेशन क्या है, अपडेट्स द 1995 कोपेनहेगन कमिटमेंट्स, कॉल फॉर ट्रीटिंग पॉवर्टी इराडिकेशन डिसेंट वर्क। हम जो पहले पढ़ आए हैं उसके अंदर भी लिख सकते हैं कि दोहा डिक्लेरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि UN जनरल असेंबली, हमने सेकेंड वर्ल्ड समिट देखी, दोहा डिक्लेरेशन उसके अंदर साइन किया गया, जो कि बोलता है कि पॉवर्टी रिडक्शन, डिसेंट वर्क लाइफ होनी चाहिए, एंड बेटर यूनिवर्सल जेंडर रिस्पॉन्सिव सोशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये सोशल डेवलपमेंट पे है। ओके, हो गया अब। बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।